24 जनवरी 2023 इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें दावा किया जाता है कि अडानी ग्रुप स्टॉक मैनिपुलेशन और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फ्रॉड में इन्वॉल्व है। यहां तक कि हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट इसे अब तक की कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी चोरी तक करार दे देती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन हैं, उनकी वर्थ पिछले 3 सालों में 100 बिलियन से भी ज्यादा बढ़ जाती है। बताया ये जाता है कि अडानी ग्रुप की जिन 7 की लिस्टेड कंपनीज में उनकी होल्डिंग्स थी, उनके स्टॉक का प्राइस पिछले 3 सालों में 800% से भी ज्यादा ऊपर चला गया था। अब आते हैं अडानी 2.0 यानी 31 अगस्त 2023 को। इस दिन वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स ने ओसीसीआरपी की फाइंडिंग्स को पब्लिश किया। इन फाइंडिंग्स में खुलासा हुआ कि कैसे अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स ने अपनी ग्रुप कंपनीज में अपनी शेयर होल्डिंग को प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा बढ़ा रखा था। अब ये प्रिस्क्राइब लिमिट क्या होती है? इंडिया में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स हैं, जिन रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी प्राइवेट लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% शेयर होल्डिंग नॉर्मल पब्लिक की होनी चाहिए। अब इस नॉर्मल पब्लिक में कंपनी का प्रमोटर्स, उनकी इमीडिएट फैमिली या कोई भी कंपनी की सब्सिडरी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। लेकिन ओसीसीआरपी की फाइंडिंग्स में दावा किया गया कि मॉरिशियस से कई मिलियन डॉलर्स अडानी के पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए गए थे। जिन 2 लोगों का नाम इन फाइंडिंग्स में सामने आया, इनमें से एक का नाम नासिर अली शाबान अली था और दूसरे का नाम चेंग चुंग ली था, जो कि गौतम अडानी के छोटे भाई विनोद अडानी से जुड़े हुए बताए जाते हैं। लेकिन अडानी के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी 2 रिपोर्ट्स आने के बाद भी कितने ही लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि भाई अडानी के इतने बड़े बड़े स्कैम से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या ही असर पड़ रहा है। तो उनके लिए पेश है अडानी स्कैम 3.0 यानी अडानी कोल स्कैम, जिसका इंपैक्ट इनडायरेक्टली इंडिया की आम जनता की जेब पर पड़ा है। कैसे, ये जानने के लिए पहले आपको इस स्कैम को समझना पड़ेगा। 12 अक्टूबर 2023 फाइनेंशियल टाइम्स अडानी को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। इस रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि कैसे अडानी ग्रुप ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कोल मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे इंडिया में इंपोर्ट किया है। अब अडानी ग्रुप को लेकर ये एलिगेशंस कोई नए नहीं थे। अडानी 2.0 यानी ओसीसीआरपी की रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया है कि कैसे डायरेक्टोरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने सेबी के चीफ को लिखा था कि अडानी ग्रुप द्वारा इंपोर्ट्स में ओवर इनवॉइसिंग की जा रही है। ओवर इनवॉइसिंग मतलब इनवॉइस पर जिस अमाउंट पे एग्रीमेंट हुआ है उस अमाउंट से ज्यादा पे चार्ज करना। इस पूरे स्कैम को समझने के लिए फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 से 2021 तक अडानी ग्रुप द्वारा इंडोनेशिया से इंडिया में इंपोर्ट किए गए 30 शिपमेंट्स को स्टडी किया और इन सभी केसेस में जो इंपोर्ट रिकॉर्ड्स थे वो ये बता रहे थे कि जिस प्राइस पर वो कोयला इंडोनेशिया से बेचा गया यानी एक्सपोर्ट किया गया, उसका प्राइस इंडिया में एंटर करते ही बहुत ज्यादा बढ़ गया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 70 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी। इसे थोड़ा इजी करके समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने इंडोनेशिया से 1000 रुपए का कोल मंगवाया, तो एग्रीमेंट हुआ कि इनवॉइस वैल्यू 1000 रुपए हो गई, यानी इंडिया इंडोनेशिया को 1000 रुपए इस कोल के लिए पे करेगा। अब अडानी के केस में जैसे ही ये 1000 का कोल इंडोनेशिया से निकलता है और इंडिया के मुंद्रा पोर्ट, जो कि अडानी का ही कंट्रोल पोर्ट है, वहां पहुंचता है, तो इंपोर्ट रिकॉर्ड्स में उसकी जो एंट्री होती है वो 2000 की वैल्यू पर होती है, यानी डबल प्राइस पर। और इंडिया में कोल की प्राइसिंग कॉस्ट प्लस मॉडल पे होती है। तो लेट्स अज्यूम कि सारा खर्चा वगैरह मिला के अडानी फाइनली इंडिया की पावर कंपनीज को, जो कि आम जनता को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको ये 2000 का इंपोर्ट रिकॉर्ड में आया हुआ कोल 2100 रुपए पर बेच देता है, यानी 100 रुपए के प्रॉफिट पर। अब ब्रेक डाउन करते हैं। फाइनली अडानी को 2100 रुपए मिले, जिसमें से कि 1000 रुपए उसने इंडोनेशिया को दे दिए और 100 रुपए का प्रॉफिट वो रिपोर्ट कर चुका है। तो सवाल ये उठता है और उठाना भी चाहिए कि बाकी बचे 1000 रुपए का क्या हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये 1000 रुपए अडानी ग्रुप ने दुबई, ताइवान और सिंगापुर में भेज दिए गए हैं। अब फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा कोट की गई एक्चुअल अमाउंट्स की बात करें तो हमारे एग्जांपल में वो जो 1000 रुपए की वैल्यू थी वो एक्चुअली में 139 मिलियन की वैल्यू थी, जिसमें 3.1 मिलियन की शिपिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व थी। उसके बाद हमारे एग्जांपल में वो इंपोर्ट रिकॉर्ड्स में 2000 की वैल्यू पर रिकॉर्ड किया गया। अडानी के केस में वो एक्चुअल वैल्यू 139 मिलियन से बढ़कर 215 मिलियन हो गई थी, यानी 73 मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट, जो कि दुनिया भर की शिपिंग कॉस्ट मिलाने के बाद भी इम्पॉसिबल है। तो निचोड़ ये निकला कि इंडोनेशिया से कोयला इंडिया के मुंद्रा पोर्ट तक तो आया, लेकिन जो उसका पैसा था वो दुबई, सिंगापुर और ताइवान रूट किया गया। यानी कि दुबई, ताइवान और सिंगापुर में कोई ना कोई कंपनी जरूर चल रही होंगी और इन्हीं कंपनीज को फाइनेंशियल टाइम्स ने शेल कंपनीज बोला है। शेल कंपनीज यानी वो कंपनीज जो सिर्फ नाम के लिए चल रही है, उनमें कोई भी बिजनेस ऑपरेशन नहीं हो रहा। यानी कि कोल आया तो इंडोनेशिया से, लेकिन इनवॉइसिंग की गई दुबई, सिंगापुर और ताइवान से। अब ये 3 कंपनीज कौन सी हैं? इनमें से एक कंपनी है ही लिंगोज, जिसका ओनर है चेंग चुंग ली, और हाँ, आपको सही याद आ रहा है, इसका नाम ओसीसीआरपी की रिपोर्ट में भी आ चुका है। उसके बाद दूसरी कंपनी थी टॉरस, जिसका ओनर है मोहम्मद अली शाबान अली, लेकिन अभी फाइनेंशियल टाइम्स ने ये क्लेम नहीं किया है कि क्या ये नासिर अली शाबान अली, जिसका नाम ओसीसीआरपी की रिपोर्ट में आया था, उससे जुड़ा हुआ है या नहीं।
तीसरी कंपनी है पैन एशिया कंपनी। इसके ओनर्स के नाम पर अभी भी फाइनेंशियल टाइम्स ने कुछ नहीं कहा है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि कैसे ये तीन कंपनियां ही अडानी के लिए मेजर कोल सप्लायर्स हैं। लेकिन ये डाउटफुल नहीं है। डाउटफुल ये है कि कैसे इन तीन कंपनीज से मार्केट प्राइस से ज्यादा यानी प्रीमियम पे कोल खरीदा गया है। फॉर एग्जांपल ही लिंगोस से 30% मार्केट प्रीमियम पे कोल खरीदा गया है, पैन एशिया से 20% मार्केट प्रीमियम पे कोल खरीदा गया है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है कि कैसे पैन एशिया का मेजर कस्टमर सिर्फ अडानी है और उसके अलावा पैन एशिया किसी भी कस्टमर को कोल सप्लाई नहीं करती है। ही लिंगोस जिसके ओनर का नाम चैंग चुंग ली है, वो नासिर अली शाबान अली जिसका नाम ओसीसीआरपी के रिपोर्ट में आया था, उसके साथ 13.5% की होल्डिंग रखता है अडानी ग्रुप में। यानी सारी चीजें एनालाइज करने के बाद लगता है कि ये कोई कोल सप्लाई का मैटर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा नेक्सस है शेल कंपनीज का, जो कि अडानी ग्रुप द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल टाइम्स ने जब ही लिंगोस के एड्रेस के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि वो एक रेजिडेंशियल एड्रेस था। इतनी बड़ी बिजनेस डीलिंग्स एक रेजिडेंशियल एड्रेस से ऑपरेट करना कोई छोटी बात नहीं है। अब इसका आम जनता यानी आप लोगों पर क्या इंपैक्ट पड़ा है? जिन लोगों के भी घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अडानी पावर के थ्रू होती है, उनके इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को लगता है शायद मार्केट में कोयला महंगा हो गया है जिसकी वजह से ये प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कोल महंगा हुआ नहीं है। ऐसा लगता है ये कोल महंगा किया गया है। जिस प्राइस पर वो कोल इंपोर्ट होना था उसकी डबल इंपोर्ट वैल्यू दिखाने के बाद उसे पावर कंपनीज को बेचा गया है, जिससे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पर यूनिट बढ़ता जा रहा है। और गौर करने की बात यह भी है कि पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट, उसके बाद ओसीसीआरपी की रिपोर्ट और अब ये फाइनेंशियल टाइम्स की कोल स्कैम की रिपोर्ट। 2014 से पहले जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आई थी तब 2G घोटाला, कोयला घोटाले के ऊपर ही यूपीए की सरकार चली गई थी। आज हमारी मीडिया में ये सारे इश्यूज नदारद है। कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा स्कैम इंडियन गवर्नमेंट से छिपा हो? सोचा जाए तो ये प्रॉपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। डीआरआई ने 2016 में 40 कंपनियों की रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें अडानी का भी नाम था, लेकिन उन 40 कंपनी की लिस्ट में से सिर्फ अडानी का नाम विड्रॉ कर लिया गया। ये भी डाउट्स पैदा करता है कि कैसे उन 40 कंपनीज की लिस्ट में से सिर्फ अडानी का नाम विड्रॉ किया गया। अब इसमें अडानी का पार्ट जानना भी जरूरी है। अडानी ग्रुप का ये कहना है कि ये सारे एलिगेशंस बेसलेस हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है और जो भी रिपोर्ट डीआरआई ने 2016 के रिकॉर्ड्स को लेकर सबमिट की थी वो सुप्रीम कोर्ट में कंक्लूड हो चुका है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने ये 2016 का डेटा नहीं दिया है, 2019 से 2021 का डेटा दिया है। और एक और गौर करने की बात है जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे 40 कंपनी का नाम डीआरआई ने सबमिट किया था और उसमें सिर्फ एक अडानी ग्रुप का नाम उसमें से हटाया गया। सवाल कई सारे हैं, लेकिन इन सब का जवाब इंडियन गवर्नमेंट के पास ही छिपा है, क्योंकि ईडी हो या सीबीआई, ये सारी एजेंसीज उन्हीं के कंट्रोल में आती हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इस पूरे कोयले स्कैम का इंपैक्ट आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। मेरी आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।